कहने का इसमें ये हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये चीज़ पढ़ेंगे कि जो रेसिस्टिविटी है रो या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो एलॉयज़ में या फिर सबसे पहले कंडक्टर में, एलॉयज़ में, सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रोलाइट्स में अलग अलग भाई मटेरियल होगा तो अलग अलग उसकी रेसिस्टिविटी होगी और अलग अलग टेम्परेचर डिपेंडेंसी होगी। कंडक्टर में कुछ दूसरे तरीके से टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है, इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर में दूसरे तरीके से होती है, अलॉयज़ में दूसरे तरीके से होती है और इलेक्ट्रोलाइट में दूसरे तरीके से होती है। ठीक है, बेसिकली हम इसमें 4 चीज़ें पढ़ेंगे, कंडक्टर के बारे में, एलॉयज़ के बारे में, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की एक जैसी होती है, और लास्ट में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो सबसे पहले रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया था भाई इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ था कि नहीं था। इस फॉर्मूले को हम, अच्छा इस फॉर्मूले से क्या समझते हो, जो रेसिस्टिविटी है वो मास पे डिपेंड कर रही है, एन पे डिपेंड मतलब नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करती है, ई तो सबके लिए सेम होगा, ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। देखो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज होंगे नहीं, भले टेम्परेचर घटा दो या बढ़ा दो, कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, उतने ही रहेंगे। कहने का मतलब है कंडक्टर्स में जो नंबर डेंसिटी होती है वह कांस्टेंट रहती है, उसका ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो नंबर डेंसिटी होती है फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टेम्परेचर का कोई फर्क ही नहीं पड़ना उन पर भाई। एन फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के होंगे वही रहेंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाने चाहिए दोनों के नहीं बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे, नहीं, बस उनकी स्पीड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो हो सकता है बढ़ जाए या रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाए। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर्स, मैं कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, सेमी कंडक्टर्स में दूसरी कहानी होगी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं चेंज होते हैं, उतने ही रहते हैं। चेंज क्या होता है, अच्छा ये सब चीज़ें यानी कि एन कांस्टेंट हो गया, ई तो कांस्टेंट है ही, इसका मतलब क्या होगा, रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ हो गया कि नहीं, या फिर रिलैक्सेशन टाइम हो गया कि नहीं, रेसिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम कंडक्टर्स के केस में होगा कि नहीं होगा। देखिए ये चीज़ कांस्टेंट यस है, सर। ये कांस्टेंट, तो रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम होगा कि नहीं होगा। अच्छा मुझे दिमाग लगा के बताना, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा कि ज़्यादा हो जाएगा, बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा। सर कम होगा। कम होगा यार, देखो बिल्कुल सही बात है। देखो ये कंडक्टर है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ड्रिप मान लेते हैं, बैटरी लगा दी है मैंने। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, यानी कि जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करें। अब मैं इनको टेम्परेचर बढ़ा दिया नीचे से, सपोज कहीं से भी टेम्परेचर बढ़ गया तो इनको एनर्जी और मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो और तेज़ी से मूव करेंगे, तेज़ी से मूव करेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो क्या होगा, टाइम फ्री वाला टाइम कम हो गया ना। ये बात समझ में आएगी नहीं, कहने का ये मतलब है मेरा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑन इंक्रीजिंग, जब प्रेशर होता है तो इंसान जल्दी जल्दी काम करता है कि नहीं, फ्री रह पाता है कहीं नहीं, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का समझ लो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। अच्छा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगी बताओ, यहाँ से देखो फॉर्मूले से, इंक्रीज। हाँ बढ़ेगी, हाँ, देयर फोर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है भाई, आता है देखो भाई, हमें ये तो पता चल गया कि भाई इंक्रीज करती है रेसिस्टिविटी, लेकिन कितनी इंक्रीज करती है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला डायरेक्ट है तुम्हारे में, उसका भी डेरिवेशन तुम्हारे में नहीं है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। रो मान लेते हैं क्या है, किसी पर्टिकुलर हमने टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो रेसिस्टिविटी बढ़ गई है, जो चेंज रेसिस्टिविटी है, मान लेते हैं रो है। रो नॉट क्या थी, इनिशियल रेसिस्टिविटी थी, यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड लोअर रेफरेंस टेम्परेचर लिया है, जैसे मान लेते हैं कोई 27 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर सपोज, या भी 26 डिग्री सेल्सियस था, और मैंने बढ़ा के कर दिया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री जब बढ़ा, कुछ टेम्परेचर मैंने बढ़ाया है ना, 27 से या 26 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो ये 26 डिग्री सेल्सियस पे ये थी रेसिस्टिविटी, और 45 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गई, रो हो गई, बढ़ गई। ठीक है, कितनी बढ़ी है, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी ओ, टी नॉट मतलब या फिर टी जीरो। अल्फा क्या यहाँ पे होता है, देखो ये फैक्टर है, ये जो इतने टाइम्स बढ़ जाएगी रेसिस्टिविटी, इतने टाइम्स, देखो 1 प्लस है ना, तो 1 से बड़ा हो गया ना ये पूरा फैक्टर, यानी कि ये जो रेसिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगी कुछ, कितना बढ़ेगी अल्फा पे डिपेंड करता है और बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। यहाँ अल्फा क्या है,
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये बात मैं मेरे मुंह से सुन भी चुके होंगे, अल्फा मैंने उस समय पढ़ाया था। टी क्या है, इस वाले वो टेम्परेचर जिस पे रेसिस्टिविटी ये चेंज हुई है, ये टी टेम्परेचर पे रो रेसिस्टिविटी है किसी भी कंडक्टर की। टी ओ क्या है, टी नॉट क्या है, टी जीरो क्या है, जब रेसिस्टिविटी कंडक्टर की क्या थी, या फिर इनिशियल टेम्परेचर या फिर इनिशियल लोअर रेफरेंस टेम्परेचर। टी जीरो क्या है भाई, जहाँ पे रेसिस्टिविटी क्या थी, रो जीरो थी। इतना ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? रो इज द इंक्रीज रेसिस्टिविटी, रो जीरो इज द इनिशियल रेसिस्टिविटी एट लोअर रेफरेंस टेम्परेचर, वन तो वन ही होता है। अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टी इज द नया जो इंक्रीज टेम्परेचर है, और या फिर इस पूरे फैक्टर को क्या बोलोगे, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया? यहाँ से अल्फा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, अल्फा का तो देखो अल्फा का फॉर्मूला कैसे है, अल्फा क्या होता है लिख दे रहा हूँ मैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो अल्फा क्या, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो नॉट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस रो नॉट अल्फा टी माइनस टी जीरो। तो मुझे अल्फा पता करना है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी जीरो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट क्या है, चेंज इन रेसिस्टिविटी है कि नहीं, रो माइनस रो नॉट, इतना ये फाइनल है, ये माइनस इनिशियल, तो ये चेंज इन रेसिस्टिविटी हुआ। तो चेंज इन रेसिस्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, डी रो से। ठीक है, और टी माइनस टी जीरो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, इसको टी डी टी से रिप्रेजेंट कर दिया, वन अपॉन रो नॉट। एक ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है। समझ में आ गई बात? तो पूरा केस समझ में आया। ये एन होता है इंडिपेंडेंट टेम्परेचर से, इन केस ऑफ कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये इस वाले फॉर्मूले से रो जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, यानी कि रेसिस्टिविटी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि कोलिजन बढ़ जाते हैं, कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होंगे, जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे तो इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, रो इज इक्वल टू रो जीरो वन प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो, वेयर रो जीरो इज द इनिशियल रेसिस्टिविटी एट टी जीरो टेम्परेचर, रो इज द रेसिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर। ठीक है, वहाँ से अल्फा का फॉर्मूला निकाला, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी जीरो, रो माइनस रो नॉट इज द चेंज इन रेसिस्टिविटी एंड टी माइनस टी जीरो इज द चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, कंडक्टर्स का, क्योंकि कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बढ़ती है, इसलिए इसका जो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, वहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए कि निगेटिव होनी चाहिए? भैया ये फॉर्मूले के बेसिस पे बताओ, अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए कि निगेटिव होना चाहिए? अगर निगेटिव हो जाएगा तो भैया कम हो जाएगी वैल्यू, अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सो फॉर कंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव। ठीक है, अभी कंडक्टर्स है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, फॉर्मूले के बेसिस पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कहीं, कंडक्टर्स हैव positive temperature coefficient of resistivity, क्लियर है? तो कंडक्टर्स क्या, इतना ही था, इतना ही बेसिक, इतना ही आपको पता होना ज़रूरी है, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा करो तो पॉइंट वाइज लिखा है, यही नोट कर लो, ये पॉइंट वाइज लिखा है, इसी को नोट कर लो, ये पूरा नोट डाउन कर लो। ये एन जो होता है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होता, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है, तो ऑलमोस्ट लिख सकते हो, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। क्योंकि कभी क्या होता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वैलेंस, कुछ एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलके वो भी आपका फ्री हो जाते हैं, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे बात होती है, वो ऐसे नहीं हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री। तो एन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो पूरा, तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ फॉर रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में कंडक्टर्स के लिए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। बेसिकली ये कॉपर का है, कॉपर भी क्या है, कंडक्टर है, उसके लिए ग्राफ है। अगर रेसिस्टिविटी देखो, अगर जीरो केल्विन की बात करूं तो जीरो केल्विन बेसिकली क्या होता है, जीरो केल्विन को क्या बोलते हैं, अगर टेम्परेचर है केल्विन में, और ये क्या है, रेसिस्टिविटी है आपकी। तो जीरो केल्विन क्या होता है, मैंने 11th में पढ़ाया था, बताइए जीरो केल्विन को कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वेरी गुड। जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूँ तुम्हारे इसमें डिग्री सेल्सियस में तो कितनी होती है, -273.50। तो जीरो यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी क्या होती है, बिल्कुल वो नेग्लेजिबल होती है, बहुत कम होती है। नेग्लेजिबल मतलब बिल्कुल जीरो के बराबर मान सकते हो।
अच्छे तरीके से कंडक्शन करते हैं अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करूँ तो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेसिस्टिविटी कुछ एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी, ठीक है, ज़्यादा बढ़ेगी। हल्के से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यदि 50 या 100 केल्विन की बात करूँ, 50 या 100 केल्विन पे या 200 केल्विन पे, 200 केल्विन तक, तो जो वेरिएशन होता है रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का वो कुछ इस तरीके से होता है, एक्सपोनेंशियल। कहने का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेसिस्टिविटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो देखो टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, रेसिस्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक्सपोनेंशियल है। एक होता है लीनियर, लीनियर के लिए ये ग्राफ बनता है, ठीक है, तो फर्क है दोनों में। इसमें लिख भी सकते हो कि बना लेना ग्राफ, लिख लेना मैं जो बोल रहा हूँ। एट लो टेम्परेचर्स, देखिए एट लो टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल, the resistivity of pure metal increases as a higher power of temperature, increases as a higher power of temperature। ये कॉपर के लिए बेसिकली बनाया गया, बाकी मेटल्स का भी सेम, लगभग लगभग सेम बिहेवियर होता है। तो ये डायग्राम बना लीजिए, ग्राफ। समझ में आ गया कंडक्टर्स का पूरा खेल। अब हेडिंग डालो फॉर एलॉयज। अब बात करेंगे एलॉयज की, ये नोट डाउन कर लिया? यस सर। फॉर एलॉयज, अब एलॉयज की बात करते हैं। देखो एलॉयज में क्या होता है, एलॉयज क्या होते हैं पहले भी बताइए, एलॉयज क्या होते हैं? सर मिक्सचर ऑफ, हाँ, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। 2 और मोर मेटल्स। तो एलॉयज की हमेशा रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स, ज़्यादा ही होगी। तो एलॉय जैसे नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम भी क्या है, एक एलॉय है। उस तरीके से और भी मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटिन, बहुत सारे एलॉयज आते हैं। तो उनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर यानी कि उसको मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन पे रखूँ, कंडक्टर की क्या थी 0 केल्विन पे, लगभग लगभग 0, बहुत कम थी। एलॉयज की क्या होती है 0 केल्विन पे कुछ वैल्यू होती है, नॉन जीरो वैल्यू होती है, यानी कि रेसिस्टिविटी होती है उनकी, ठीक है, भले ही कम होती है लेकिन होती है। तो एलॉयज की बात कर रहे हैं, दे हैव हाई रेसिस्टिविटी, दे हैव हाई रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी तो हाई होती है, कोई बात नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, इनकी रेसिस्टिविटी कम चेंज होती है, ठीक है। कंडक्टर्स की क्या होता था, बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रही थी कि नहीं। कंडक्टर्स की क्या होता है, हल्का टेम्परेचर बढ़ता था, रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन इनके साथ क्या होता है, पहले से ही हाई रेसिस्टिविटी है। कंडक्टर की पहले से क्या थी, लो रेसिस्टिविटी थी। एलॉयज की पहले से ही हाई रेसिस्टिविटी है, और उनकी जो डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पे बहुत वीक है, यानी कि वो टेम्परेचर का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है उनकी रेसिस्टिविटी पे। दे हैव वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ये बात समझ में आई कि नहीं? मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी उस लेवल की नहीं बढ़ेगी जैसे कंडक्टर में बढ़ रही थी। कंडक्टर में क्या हो रहा था, कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया मैंने तो क्या हुआ, अभी अच्छा खासा टेम्परेचर बढ़ाया तो रेसिस्टिविटी बहुत तेज बढ़ जाती थी। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, नाइक्रोम वगैरह को हीटर वगैरह में यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर करंट फ्लो करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेसिस्टिविटी मतलब कि हल्की सी बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, ज़्यादा मतलब हल्के हल्के बढ़ती है, बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब बढ़ेगी। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो इसमें लिखिए एलॉयज हैव, पॉइंट बना के लिखो, एलॉयज हैव हाई रेसिस्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, एलॉयज हैव हाई रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, the resistivity of nichrome has, the resistivity of nichrome has, नाइक्रोम समझते हो ना? यस। नाइक्रोम जो आपका हीटर वगैरह में यूज होता है। नाइक्रोम हैज वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी, वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी, वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी। ये बात हो गई थी दे है वीक, ये हम बात करें नाइक्रोम की। और भी एलॉय होते हैं जैसे कि मैग्नेनिन, मैग्नेनिन ये भी एक एलॉय है। तो इसका क्या होता है, इसकी रेसिस्टिविटी तो हाई होती है, लेकिन क्या होता है ये लगभग लगभग इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, यानी कि इसकी कांस्टेंट ही रहती है रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर आप बढ़ा भी रहे हैं तब भी इसकी रेसिस्टिविटी क्या रहती है, ये भी एलॉय है, हाँ ये भी एलॉय है, ये भी एलॉय है, लेकिन इस एलॉय का पहला पॉइंट तो वही रहेगा कि हाई रेसिस्टिविटी रहती है इनकी। लेकिन मैग्नेनिन में क्या एक खासियत है कि टेम्परेचर इसका, भाई नाइक्रोम की वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी थी, यानी कि वो उसमें रेसिस्टिविटी तो बढ़ने की गुंजाइश थी, कम थी लेकिन थी। मैग्नेनिन में वो भी नहीं है, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तब भी आपका क्या रहेगा, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो इसका क्या लिखोगे इसमें, ऑलमोस्ट वीक या फिर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ
टेम्परेचर, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, बढ़ती ही नहीं है, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी नहीं। यही वजह है कि हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। जैसे आगे चल के हम पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज ये सब पढ़ेंगे, तो मैग्नेनिन का वायर ही यूज़ करते हैं उसमें। क्यों? हम ऐसा वायर नहीं यूज़ करना चाहेंगे जो कि हमारे कैलकुलेशन को इफेक्ट करे। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। यस सर। मैग्नेनिन वाली बात तो इसमें लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट बना के। मैग्नेनिन, द मैग्नेनिन, द मैनगेनिन होता है, मैनगेनिन। ये कांस्टेंट टेन वायर भी होता है, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ अभी। द मैंगेनिन is almost independent of temperature, is almost independent of temperature। ठीक है, तो ये बात होगी एलॉयज की और कंडक्टर की। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, हाँ तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अगर कंडक्टर को रखा जाए या फिर एट एब्सोल्यूट जीरो, जो कंडक्टर होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है उनकी कुछ वैल्यू होती है, मतलब कि बहुत कम वैल्यू होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। कंडक्टर हैज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो रेजिस्टिविटी, बहुत स्मॉल होती है रेजिस्टिविटी। और उसी तरफ अगर मैं बात करता हूँ क्या कहते हैं एलॉयज़ की, तो एलॉयज़ की कुछ होती है रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है, कंडक्टर की बहुत कम हो जाती है वैल्यू रेजिस्टिविटी की एब्सोल्यूट जीरो पे। बट एलॉयज़ की क्या हो जाती है, एलॉयज़ की कुछ वैल्यू होती है एब्सोल्यूट जीरो पे। कहने का मतलब है ये भी एक पॉइंट है जिससे कि हम कंडक्टर और एलॉयज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एलॉयज़ हैज़ सम वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब पूरी तरीके से जीरो नहीं होती है, एलॉयज़ की कुछ वैल्यू रह जाती है कंडक्टर की, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टिविटी बचती है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। एट एब्सोल्यूट जीरो a pure metal has negligibly small resistivity while alloy like nichrome has some residual resistivity। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रो एल अपॉन ए। अगर एल और ए कांस्टेंट रखा जाए तो आर इज प्रोपोर्शनल टू रो होगा। ठीक है, अगर एल और ए को कांस्टेंट रखें तो आर विल बी प्रोपोर्शनल टू रो। तो हमने कल रो का एक फॉर्मूला पढ़ा था, रो जो चेंज रेजिस्टिविटी रो को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, रो नॉट क्या होता था यहाँ पे, लोअर रेफरेंस टेम्परेचर पे यानी इनिशियल रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। एक फॉर्मूला प्रोपोर्शनल होगा रो के, यानी कि रो की जगह ही जितना रो बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में आर भी बढ़ेगा। दैट मीन्स आर का भी यही फॉर्मूला होगा, आर इक्वल टू आर नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे आर क्या है, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था 46 डिग्री सेल्सियस पे जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो, आर जीरो क्या होता है, इनिशियल जो रेजिस्टिविटी इनिशियल रेजिस्टेंस होता है, जो 1 क्या होता है, 1 तो 1 होता है, अल्फा भी वही रहता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और टी माइनस टी जीरो बताइए क्या होता है, चेंज इन टू रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, आर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा क्या होता है पता ही, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और अब एक एलॉय का भी डायग्राम बना लो, जनरल डायग्राम, नाइक्रोम का बेसिकली बना रहा हूँ मैं। अब देखो क्या होता है, ऐसी बात नहीं है कि जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉयज़ की चेंज नहीं होती है, चेंज होगी। हमने क्या लिखा है, वीक टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, नाइक्रोम की अगर बात की जाए, मैग्नेनिन की तो बिल्कुल ही वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। तो अगर नाइक्रोम का मैं डायग्राम बनाऊँ, नाइक्रोम की बात हो रही है, वेरिएशन आप लिख दे रहा हूँ, फिगर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर नाइक्रोम वायर अगर लिया जाए और उसका ग्राफ बनाया जाए तो 0 केल्विन पे क्या उसकी भाई अगर हमने कंडक्टर का बनाया था कुछ ऐसे बना था कि नहीं, तो 0 केल्विन पे अगर ये टेम्परेचर का रखा जाए एक्सिस, ये टेम्परेचर का एक्सिस है सपोज,
केल्विन में टेम्परेचर ले रहा हूँ मैं, और ये रेसिस्टिविटी की वैल्यू है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 0 केल्विन पे एलॉयज़, यहाँ पे तो भाई ये मेटल का ग्राफ है, मेटल के केस में क्या हो रहा था, कंडक्टर के केस में क्या हो रहा था, 0 केल्विन पे उसकी ऑलमोस्ट 0 रेसिस्टिविटी होती है। तो देखो ग्राफ में भी दिख रहा है। यहाँ पे क्या यहाँ से शुरू होगा कि ऊपर से कहीं शुरू होगा, बताओ? ऊपर से, क्योंकि 0 केल्विन पे उसकी 0 वैल्यू नहीं होती है, थोड़ी रेजिडुअल रेसिस्टिविटी रहती है उसकी। तो कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ये ग्राफ कहोगे सर ये तो चेंज हो रही है रेसिस्टिविटी, चेंज बेशक हो रही है, लेकिन टेम्परेचर जो होंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 200 केल्विन ले लेता हूँ, यहाँ पे 400 केल्विन होगा, 600 केल्विन, कहने का मतलब ज़्यादा, देखो 200 से सीधे 400, जब 200 से 400 चेंज हुआ होगा तब जाके कुछ वेरिएशन आया है। यानी हल्के फुल्के टेम्परेचर चेंज होने पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे लो टेम्परेचर पे यहाँ पे 100 रख दिया केल्विन, यहाँ 200 केल्विन रख दिया, तो हल्का मतलब कि 100 से अगर हल्का सा चेंज हुआ है, देखो यहाँ पे 100 से यहाँ पे चेंज हुआ है टेम्परेचर, तो रेसिस्टिविटी कहाँ से कहाँ चेंज हो गई, देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। यहाँ पे हल्का सा चेंज करेंगे तो ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है रेसिस्टिविटी में, ठीक है। यानी कि स्मॉल वेरिएशन से, अभी लो टेम्परेचर की रेंज रखी जाए अगर मेटल में, तो रेसिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है टेम्परेचर के साथ। लेकिन इसमें एलॉयज़ के केस में क्या होता है कि रेसिस्टिविटी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कि वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तभी रेसिस्टिविटी में कुछ चेंज आएगा, तो लो टेम्परेचर्स रहेंगे तो रेसिस्टिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए हम लोग हीटर वगैरह में नाइक्रोम इसीलिए यूज़ करते हैं, जिससे कि उसका जो रेसिस्टिविटी है ऐसा ना हो कि बहुत एक पॉइंट तक उसका ऑलरेडी उसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई रहती है नाइक्रोम की, फिर टेम्परेचर भाई करंट जब फ्लो होगा तो उसमें हीट भी डेवलप होगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, इसीलिए तो नाइक्रोम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ग्राफ में फ़र्क समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो 200, 400, 600, यहाँ पे क्या था 100, मतलब 50, यहाँ पे ऐसा बल्कि कर लो 50-50 का वेरिएशन कर लो, 50, 100, 150। यहाँ पे हल्के से ये 50, 100, 150 क्यों लिखा है मैंने कि लो टेम्परेचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू 200, 400, 600 केल्विन के। भाई ये छोटे टेम्परेचर्स हैं, लो टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर है। यहाँ पे मैंने हाई टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिखाया, यहाँ पे लो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिखाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हल्के से टेम्परेचर चेंज होने के साथ, जैसे 50 से 100 पहुँचा तो बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, 200 से जब 400 पहुँचेगा, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा गैप होगा टेम्परेचर में, यानी कि हाई टेम्परेचर होगा, तब जाके रेसिस्टिविटी थोड़ी बहुत चेंज होगी। यहाँ पे हल्के से टेम्परेचर में ही, हल्का से लो टेम्परेचर्स में ही रेसिस्टिविटी का काफ़ी वेरिएशन हो जाता है मेटल्स में या फिर कंडक्टर्स में। तो एलॉयज़ और कंडक्टर में वेरिएशन समझ में आया रेसिस्टिविटी का? क्लियर? सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अब हम किसकी बात करेंगे? सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की। अच्छा, एक और उससे पहले चीज़, ये जो अल्फ़ा आया था इसकी यूनिट क्या होगी? जो अल्फ़ा आया था, तो अल्फ़ा की वैल्यू आई थी आपकी कुछ रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट। तो अल्फ़ा की यूनिट बताओ क्या होगी, बताइए? पर डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड, पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। देखो ये रेसिस्टिविटी की पूरी यूनिट हुई, ये भी रेसिस्टिविटी की यूनिट हुई, ये दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी और बचेगा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करूँ डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं तो पर डिग्री सेल्सियस होगी कि नहीं होगी? तो ये लिख लेना, यूनिट ऑफ अल्फ़ा इज़ पर डिग्री सेल्सियस। सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, नोट हो गया ये? अच्छा, आप खुद बताओ, आप लोग खुद दिमाग लगाओ कि सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या होना चाहिए? क्या टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। कम होगी। क्यों होगी कम भाई? ये हिंट मैं दे चुका था पहले ही तुम लोगों को, जब मैंने होल्स थोड़ा बहुत बताया था तभी मैंने थोड़ी चीज़ें बता दी थी। अगर ध्यान से उस समय सुना होगा तो बता दोगे। बताइए। बढ़ेगी, ठीक है, रेसिस्टिविटी घटेगी, लेकिन क्यों घटेगी ये भी तो पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में रेसिस्टिविटी क्यों घटेगी टेम्परेचर के साथ? ये बढ़ेंगे, ई बढ़ेगा नहीं, ई नहीं बढ़ेगा, ई तो वही रहेगा, एन बढ़ेगा। अब देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखिए सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात करें जाए, दोनों का बिहेवियर हाई टेम्परेचर पे लगभग सेम होगा, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या चीज़ें चेंज हो रही थी? रिलैक्सेशन टाइम पे केवल फ़र्क पड़ रहा था कि नहीं? एन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कहने का मतलब कंडक्टर के केस में टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर डेंसिटी चार्ज कैरियर की नहीं चेंज होती है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई? हमने कल उस दिन बताया था होल कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है वो अपना प्लेस छोड़ देता है।
तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो होल्स भी क्रिएट होंगे कि नहीं क्रिएट होंगे, बताइए। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो होल्स भी क्रिएट होंगे कि नहीं होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। तो ओवरऑल चार्ज कैरियर बढ़ेगा कि घटेगा जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर दोनों की बात कर रहे हैं, बढ़ेगा। यानी एन विल, यानी चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिलैक्सेशन टाइम पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन, मैं टेम्परेचर बढ़ाने का उस पर रिलैक्सेशन टाइम पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन रिलैक्सेशन टाइम। उसमें क्या हो रहा था, कंडक्टर में रिलैक्सेशन टाइम आपका क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था। तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो उसमें ये चीज़ हो रही थी। यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो रही हैं, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, एन की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है। तो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, रो की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी। यहाँ से अगर इस फॉर्मूले में देखा जाए एम चेंज नहीं होता, ई चेंज नहीं होता, टॉर्क ये जो रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रो विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n होगा कि नहीं होगा। तो एन की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सेकंड जो हमने स्टार बनाया है, तो रो क्या होगा, यानी कि रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। समझ में आ गई बात। अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या होगा, चार्ज कैरियर कम हो जाएंगे और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बताओ इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा कि जीरो होगा। अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये बहुत पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। निगेटिव, वेरी गुड। देखिए जरा फॉर्मूले से देखते हैं, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। यहाँ अल्फा की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो रो बढ़ेगा, यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो ये केस किसका हो रहा था, मेटल का हो रहा था। तो अल्फा मेटल के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर मैं सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की बात करूँ तो क्या होगा, बताइए, निगेटिव। यहाँ पे निगेटिव, अगर अल्फा की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, और 1 से कम हो जाएगा तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं अल्टीमेटली। समझ आ रही बात। दैट मीन्स फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स अल्फा इज निगेटिव एंड फॉर कंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव। और अगर बात की जाए एलॉयस के लिए तो क्या होगी, अल्फा फॉर एलॉयस क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू होगी, बहुत कम वैल्यू होगी अल्फा की। इसलिए ऐसा तो है नहीं कि एलॉयज में बढ़ेगा नहीं रेजिस्टिविटी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी। टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन करवाएंगे तब जाके थोड़ी सी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ये बात क्लियर है कि नहीं। तो लिखिए, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स द रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, but the number density of free electrons increases but the number density of free electrons increases with temperature, increases with the increase in temperature लिखना, increases with the increase in temperature। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, thus resistivity decreases with the increase in temperature, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, और टेम्परेचर हम अगर घटाते हैं सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का तो क्या होगा, हाँ, टेम्परेचर अगर घटाते हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करने लगेगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। या फिर इसके आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स रैपिडली इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखिए, कंप्यूटर वगैरह जो तुम्हारे जो आईसीज वगैरह बनती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनते हैं, वो सेमीकंडक्टर के बनाए जाते हैं, जो कंप्यूटर वगैरह में होते हैं, मोबाइल वगैरह में होते हैं,
किसका बना होता है, अंदर क्या होता है, देखना चिप निकली होगी, एक मिलेगी तुम्हें, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं उसको। तो सेमीकंडक्टर ही तो होता है वो। क्यों बनाया जाता है सेमीकंडक्टर, क्योंकि दिन भर यूज़ करोगे। तुमने लास्ट टाइम कब स्विच ऑफ किया था फ़ोन, बहुत दिनों पहले किया होगा, तब से चल ही रहा है। तो अगर मैं केवल कंडक्टर का बना दूंगा तो क्या होगा, हमें पता है कंडक्टर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी और क्या होता जाएगा एक टाइम पे, हो सकता है बस्ट हो जाए फ़ोन, और या फिर हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाए, या फिर सही से कंडक्शन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए सेमीकंडक्टर के बनाए जाते हैं। क्यों, हमें पता है कि इसका अल्फ़ा क्या है, निगेटिव है, यानी टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे दिन भर, सालों साल चलता है फ़ोन, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी ये स्मूथली काम करता रहेगा। ठीक है, इसके आगे लिखिए, अच्छा। द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फ़ा, द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फ़ा इज निगेटिव फॉर कार्बन, इज निगेटिव फॉर कार्बन एंड सेमीकंडक्टर्स। आप बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, जैसा कंडक्टर का बना था उसका ठीक उल्टा। कंडक्टर का कैसे बना था, ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी रेजिस्टिविटी, अगर रो लिया जाए ये और ये टी लिया जाए, ये रेजिस्टिविटी लिया जाए, ये टेम्परेचर, तो कुछ ऐसे ग्राफ बन रहा था। लेकिन हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो यहाँ पे उल्टा बनना चाहिए, ऐसे बनेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो रेजिस्टिविटी कम हो रही है। लो टेम्परेचर पे क्या था, रेजिस्टिविटी ज़्यादा थी, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है। ठीक है, 345.65 डिग्री सेल्सियस। चलो मैं बताता हूँ यार। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट क्या होता है, आइस पॉइंट क्या होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस, 11th से सब बता चुका हूँ मैं। तो बोला गया है आइस पॉइंट पे प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर तो समझते हो ना, प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, एक थर्मामीटर है इसमें प्लेटिनम वायर यूज़ हुआ है। आइस पॉइंट पे उसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, यानी कि 0 डिग्री पे, R0 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, R0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू भैया क्या है, 5 ओम एट टी नॉट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, या फिर कैपिटल टी नॉट लिखना चाहो लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एट द स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट क्या होता है, स्टीम पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री 100 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, ये भी बता चुका हूँ सब। इस पे दे रखा है 5.23 ओम, 100 डिग्री पे 5.23 ओम हो गया है, यहाँ पे दिख ले रहे हैं एट टी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टी 100 है, या फिर समझ गए ना R100, ये बस ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा। आर दो इक्वेशन बनानी है हमें। ठीक है, फिर बोला गया आगे कि व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ। अब इस थर्मामीटर को मैंने हॉट बाथ में, लाइक एक वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, या फिर हॉट बाथ है, उसमें मैंने इसको डिप कर दिया है। ठीक है, तब उस समय रेजिस्टेंस प्लेटिनम वायर का हो गया 5.795, यानी किसी टेम्परेचर टी, हॉट बाथ का टेम्परेचर मान लेते हैं टी है, तो टी टेम्परेचर पे इसका जो रेजिस्टेंस हो गया है वो 5.795 ओम हो गया है। ठीक, एट टी, किसी टेम्परेचर टी पे। ठीक, हमें बताना है कि भैया टी क्या है। ठीक है, हमें पहचानना क्या है, ये टी क्या है। तो देखिए, हमें जनरल इक्वेशन क्या पता है, आर यानी चेंज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो रेजिस्टेंस की बात चल रही है, रेजिस्टिविटी की बात नहीं चल रही है, इज इक्वल टू आर ओ। आर ओ का मतलब इनिशियल, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है आर ओ। ठीक है, तो आर 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी ज़ीरो। अब यहाँ पे टी, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। टी ज़ीरो क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। टी क्या होता है, बाद का टेम्परेचर। ठीक, अल्फ़ा क्या होता है, पता है तुम लोगों का टेम्परेचर कोफिशिएंट। और आर यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री से, ये कैपिटल आर क्या है, चेंज इस टी पे, इस टी वाले टेम्परेचर पे, यहाँ पे कैपिटल टी रख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा वरना। कैपिटल टी टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस है, तो ये तो जनरल इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन का मैं यूज़ अपने आप कर सकता हूँ अपने हिसाब से। मान लेते हैं पहले R0, तो ये तो हमें बेस लाइन लेनी है, ये तो इसको रेफरेंस लाइन लेनी है। इसके बाद क्या करना है कि मान लेते हैं पहले टी जो था बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, पहले टी बढ़ा के कितना हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस, तो पहले यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस रख के कर लेते हैं। ठीक है, उस समय आर पता है हमें, R100 पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले ये कर लेते हैं। जब 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस की बात हुई थी तब बात कर लेते हैं उसके लिए। तो आर 100 डिग्री सेल्सियस, आर की जगह क्या आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो था, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कितना हुआ, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आर की जगह R100 लिख दिया मैंने। आर 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस और टी 0 की वैल्यू 0। ठीक है, R100 की वैल्यू कितनी थी, 5.23, आर 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू थी 5, 1 प्लस अल्फ़ा 100, ये तो 100 ही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं,
बताइए, अच्छा। ठीक है ना। उसी तरीके से ये पहली इक्वेशन ले ली हमने, ये फर्स्ट इक्वेशन। या फिर इसको थोड़ा और अगर सॉल्व करना चाहो, हमें ये तो पता है कि अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है दोनों के लिए। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.23, 5 + 5 अल्फा इंटू 100, मल्टीप्लाई नहीं है, अल्फा है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5.23 - 5 अपॉन 5 इंटू 100, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उस तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब आर टी, यहाँ पे आर की जगह क्या रखना है, जो टी टेम्परेचर वाला है, और जब हॉट बाथ में डाल दिया गया तो आर की जगह मैंने क्या रख दिया, आर टी, और आर 0 डिग्री सेल्सियस तो वही रहेगा, 1 + अल्फ़ा भी वही रहेगा। या फिर सीधे अल्फ़ा का फॉर्मूला जो होता है वो रख के कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पे 5.23 क्या था, जो चेंज रेजिस्टेंस है, यानी कि आर माइनस, यहाँ पे आर टी कर देते हैं, आर टी माइनस आर 0 डिग्री सेल्सियस, और अपॉन में क्या आ जाएगा बताइए, अपॉन में क्या आ जाएगा, सर आर नॉट टी माइनस टी। हाँ, ये आर नॉट यानी आर 0 डिग्री सेल्सियस पे, और टी माइनस यानी चेंज इन टेम्परेचर जो हुआ, यानी टी माइनस, यहाँ पे टी माइनस टी 0 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आया कि नहीं। अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया मैंने, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो हॉट बाथ का जो टेम्परेचर था 5.795, आर 0 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे टी हमें निकालना है ना, तो टी की वैल्यू पता नहीं है हमें, टी की वैल्यू कहाँ पता है, और टी 0 डिग्री सेल्सियस, तो टी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू ये भी है, अल्फा की वैल्यू ये भी है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो 5.23 - 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 100 विल बी इक्वल टू 5.795 - 5 अपॉन 5t। यहाँ टी ऊपर ले जाओ, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ इसके बाद तो सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करके बताइए, इसके बाद सॉल्व करके बताओ। तो स्क्रीन डिम आ रहा है। ब्राइटनेस बढ़ा। अब सही आ रही है, अब इसको सॉल्व करके बताइए। यहाँ से यहाँ समझ आ गया ना कैसे ये लाए हैं दोनों चीज़ें। अल्फा की वैल्यू कौन ले लिया है, अल्फा की वैल्यू ये भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू ये जनरल फॉर्मूले में वैल्यू रखी है अल्फा की। दोनों को सॉल्व करके टी की वैल्यू पता कर लो, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की ये देखिए टी ऊपर चला जाएगा, बाकी चीज़ें ये इससे मल्टीपल में आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो टी की वैल्यू हो जाएगी भैया, ये चीज़ हो जाएगी 0.795 अपॉन, ऊपर जाके मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 0.23। इसको सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई बाई 5 भी होगा, 5 भी तो है, इसको सॉल्व करके बता दो। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 79.5 अपॉन 0.23, ये सॉल्व करके बताइए। टी की वैल्यू कुछ आ रही होगी, इसको सॉल्व करना 345.65 डिग्री सेल्सियस, दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन में है वो ये है, इसको भी स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। दो लैंग्वेज थोड़ी इसकी वैसी है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो इसमें बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, उसमें नाइक्रोम वायर का यूज़ हुआ है, और नाइक्रोम when a negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मान लेते हैं T1 टेम्परेचर है, इनिशियल जो टेम्परेचर जहाँ से हमने रेफरेंस टेम्परेचर लिया है, इनिशियल टेम्परेचर उस 27 डिग्री। देखो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो तुमसे दे देगा 0 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है, तो वो इनिशियल टेम्परेचर की तरह यूज़ हो जाएगा, या तो तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का नहीं दिया है उसने, यानी कि इनिशियल जो था नाइक्रोम वायर वो रूम टेम्परेचर पे था 27 डिग्री सेल्सियस पे, तब उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, इस 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना दे रखा है 75.3 ओम, ठीक है। फिर बोला गया है कि व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, द करंट सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.68 एम्पियर। बोला गया है जब 200 वोल्ट सप्लाई से उसको कनेक्ट किया गया है हीटर को या फिर टोस्टर को, तब उसका करंट जो होता है, करंट की वैल्यू कुछ आ रही है उस समय 2.68 एम्पियर। जब 200 वोल्ट की सप्लाई है, करंट की वैल्यू इतनी होगी, तो रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, मान लेते हैं R2 है, R2 इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जब ये वैल्यूज़ रही होंगी तो रेजिस्टेंस की भाई, क्यों हमें पता है ना कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर वोल्टेज सप्लाई दोगे तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आएगी। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट जब फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा कि नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ चेंज होगी। तो बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/I हो जाएगा फॉर्मूला,
हो जाएगा कि नहीं? तो 200/2.68 R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200/2.68 हो जाएगी कि नहीं? V/I फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो कितना हो जाएगी वैल्यू ये बताइए? कुछ 85.8 ओम। तो ज़रा ध्यान से देखो, रूम टेम्परेचर पे इतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, जब हमने उसमें जब करंट फ्लो होने लगा, रूम टेम्परेचर पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, रखा हुआ है, उस समय रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है। जब करंट फ्लो होगा तो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, हीटिंग इफेक्ट करने से हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। तो देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, तो R2 वैल्यू हो गई ये। लेकिन ये जब ये वैल्यू The रही हो voltage 230. 230 है, हाँ जितना भी हो, तो ये वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आई है इतनी, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट। यानी इस पर्टिकुलर जब करंट की वैल्यू इतनी हो गई तो कितना टेम्परेचर रहा होगा। टेम्परेचर की वैल्यू मान लेते हैं T2 है जब ये रेजिस्टेंस आया होगा। करंट स्टेडी कब होता है? स्टेडी मतलब कांस्टेंट, उतना ही बना हुआ है। जब उतना ही करंट बना हो रहा है, बना रहेगा, तो टेम्परेचर क्या रह जाएगा उसका? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, तो जो भाई हीटिंग इफेक्ट तो हो रहा है, तो जिस समय करंट का जो इफेक्ट होगा वो लॉस हो रहा होगा इन्वायरमेंट में। हीट जो आप लोग हीटर से आपकी जो हीट निकलती है वो लॉस ऑफ हीट बोली जाती है, ठीक है। इसीलिए करंट की वैल्यू क्या हो गई? स्टेडी हो गई एक टाइम के बाद। हालांकि उससे मतलब नहीं है हमें, हमें ये बताना है कि वो स्टेडी टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, यानी T2 जब R2 की वैल्यू इतनी थी तब T2 कितना रहा होगा। तो हमें पता है फॉर्मूला, अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला होता है? R2 - R1 अपॉन R1, यानी कि यहाँ R1 से कंफ्यूज मत होना, पहले हमने R0 लिया था, तो R0 मतलब इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो R2 - R1 या फिर चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी चेंज इन रेजिस्टेंस जो अल्फा होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन R1 या फिर इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर, तो T2 - T1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो R2 पता है हमें, R1 पता है और T1 भी पता है, हमें T2 की वैल्यू निकालनी है। तो T2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? T2 - T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 - R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाई अल्फा, अल्फा भी गिवन है हमें, ठीक है, इसलिए ये किया है हमने। तो इसको R1 की वैल्यू रखो, R1 की वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी R2 - R1 होगा। तो R2 की वैल्यू क्या है भैया? 85.8, और R1 की वैल्यू कितनी है? 75.3। फिर यहाँ पे 75.3 मल्टीप्लाई बाई अल्फा, अल्फा कितना गिवन है? 1.70 10⁻⁻⁴। इसको सब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ रही है 820 डिग्री सेल्सियस। ये आ रही है T2 - T1 की वैल्यू, ठीक है। लेकिन T2 - T1 की वैल्यू थोड़ी पता करनी है हमें, तो T2 की वैल्यू पता करनी है। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 820 प्लस T1 820 प्लस T1 की वैल्यू कितनी थी? 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 847। ये आंसर हो गया, यानी कि 847 डिग्री सेल्सियस वही स्टेडी टेम्परेचर की वैल्यू है जिस पे करंट की वैल्यू क्या हो गई थी? ये हो गई थी। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट तो पता है ना तुम लोगों को। तो हम मुझे बताओ टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रोलाइट की रेसिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं, साल्ट सॉल्यूशन होते हैं, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इनके थ्रू आयंस मूव कर सकते हैं। भाई बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट ही डाला जाता है जो लिक्विड भरा होता है। तो मुझे ये बताओ इलेक्ट्रोलाइट का क्या, इलेक्ट्रोलाइट के भाई जब आयन फ्लो कर सकते हैं, यानी चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, तो रेसिस्टिविटी इसकी भी कुछ होगी भाई, ये भी तो कुछ ऑफर कर रहा होगा रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इसकी रेसिस्टिविटी घटेगी कि बढ़ेगी? दिमाग लगाइए, बताइए। की वजह से होगी भाई, इसके जो विस्कोसिटी होगी, इसकी इलेक्ट्रोलाइट की कुछ विस्कोसिटी होगी, उसकी वजह से आयंस के मूवमेंट में कुछ रुकावट आ रही होगी। तो या फिर इंटर आयनिक जो इंटरैक्शंस होते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट के जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन होते हैं, उसकी वजह से रेसिस्टिविटी क्रिएट होती है। हालांकि उस पर नहीं जानना है हमें, ये बताओ बस टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसकी रेसिस्टिविटी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। क्यों घटेगी? टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रोलाइट्स का तो क्या होता है? इंटर आयनिक जो इंटरैक्शन होते हैं, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट, इन सब के, या फिर विस्कोसिटी कम हो जाती है टेम्परेचर के साथ। लिक्विड्स की विस्कोसिटी क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाती है, यानी आयंस मूव आसानी से कर सकते हैं जब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? आयंस जो होते हैं और ज़्यादा आसानी से मूव कर सकते हैं, और जब आसानी से मूव कर सकते हैं तो क्या बढ़ेगी? कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना। रुकावट कम हुई ना, तो आसानी से मूव कर सकते हैं तो कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी, और जब कंडक्टिविटी बढ़ती है तो क्या कम हो जाता है? रेसिस्टिविटी कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टिविटी कम हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू आयंस मूव कर सकते हैं, तभी तो बैटरी में डाला जाता है, ठीक है ना। अगर ये ना पड़ा हो तो करंट ऐसे फ्लो होगा बैटरी से, वायर्स के थ्रू आएगा और वहीं पे इलेक्ट्रोड्स में रुक जाएगा, लेकिन उसको अंदर बैटरी के चलना होता है कि नहीं, करंट को या फिर चार्जेस को। तो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आयंस मूव कर सकते हैं। अब मुझे ये बताना है कि भैया कि जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो इसकी
कंडक्टिविटी या फिर रेसिस्टिविटी घटेगी कि बढ़ेगी? तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी? लिक्विड्स की विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी समझते हो ना, गाढ़ापन या फिर विस्कस फोर्सेज अपोजिशन टू द फ्लो। तो जो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट्स की, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे? Yes, sir. तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो आयंस और आसानी से मूव कर सकेंगे, उन पर जो विस्कस फोर्स लग रही होंगी वो कम हो जाएंगी, यानी कि और आसानी से मूव कर सकते हैं आयंस। और जब आयंस आसानी से मूव कर सकते हैं तो क्या कंडक्टिविटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ, तो यानी कि रेसिस्टिविटी घट रही है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, Yes, sir. चलिए